हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कृषि बिल के बारे में, जो आजकल बहुत चर्चा में है। भारतीय सरकार ने 27 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट के अंदर 3 कानून पास किए हैं, जिनको कृषि बिल के नाम से जाना जाता है। इन बिल के बारे में बात करेंगे, साथ के साथ हर बिल के बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, जिससे हमें पता लग सके किस बिल में क्या प्रोविज़न सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि कृषि बिल क्या है और ये कब लागू किए गए। 5 जून 2020 को एक अध्यादेश के जरिए कृषि विधेयक को लागू किया गया। ये अध्यादेश कब लागू किया जाता है? अध्यादेश उस कंडीशन में लागू किया जाता है जब संसद सत्र में ना हो, तो भारतीय सरकार कुछ कानून को अध्यादेश के जरिए राष्ट्रपति की परमिशन से, राष्ट्रपति की अनुमति से पास करा लेती है। उनको ही अध्यादेश बोला जाता है। तो कृषि बिल भी अध्यादेश के जरिए 5 जून 2020 को लागू किया गया। दूसरी कंडीशन अध्यादेश की होती है, ये कानून अध्यादेश के जरिए लागू किए गए हैं, इनको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट यानी संसद के अंदर पास कराने होते हैं। जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो 27 सितंबर 2020 को भारतीय सरकार ने पार्लियामेंट के दोनों सदनों से यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इन तीनों कृषि बिलों को पास कराया। तो हम एक एक करके जान लेते हैं कि ये तीनों कृषि बिल क्या है और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, और जो हमारे जो किसान भाई हैं वो इस बिल को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है और सरकार उसके बारे में क्या बताती है, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। और साथ के साथ एमएसपी और एपीएमसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि एमएसपी क्या होता है, जिसको लेके किसान डरे हुए हैं, और एपीएमसी क्या होता है। तो इन दोनों चीज़ों को भी हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है कृषि बिल को लेके, वो हम शुरू करते हैं। तो कृषि विधेयक को कृषि बिल या किसान बिल भी इसको बोल दिया जाता है, और फार्म बिल भी हम इसको कह सकते हैं। ये जो बिल है, भारतीय सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों की मदद के लिए संसद में पास किया है, जिसका विरोध किसान संगठन लगातार कर रहा है। और किसानों की मांग है कि ये कृषि विधेयक बिल पूर्ण रूप से वापस लिया जाए, और किसानों की क्या डिमांड है वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मेरी जो वीडियो है, इसका बनाने का मकसद ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ कृषि बिल क्या है सिर्फ हम उसको समझना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको भी ये जो कृषि विधेयक है वो अच्छे से समझ में आ सके। ये करंट अफेयर का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बिल है ये कब लागू हुए थे, और उनके नाम भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण विधेयक 2020, यानी कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। सेकंड हमारा कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। नेक्स्ट हमारा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, यानी द असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ये जो 3 बिल दिए गए हैं, इनमें से जो पहला और दूसरा जो बिल है वो नए कानून लागू किए गए हैं, तीसरा जो है वो हमारा एक अमेंडमेंट एक्ट है। तो एक एक करके हम सबको समझ लेते हैं कि किस बिल में क्या प्रोविज़न, क्या व्यवस्था सरकार के द्वारा दी गई है। फर्स्ट हमारा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, यानी द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तो ये बिल क्या है, इस बिल के बारे में मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि इस बिल के तहत जो है किसान अब अपनी फसल को एक जगह से दूसरी जगह यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाके बेच सकते हैं। तो दूसरी जगह बेचने से किसान को लाभ भी हो सकता है, किसान को प्रॉफिट भी हो सकता है, कि हो सकता है कि जो फसल का दाम उसके एरिया में कम मिल रहा है, हो सकता है किसी राज्य में उस फसल का दाम उसको अच्छा मिल जाए, या किसी क्षेत्र में जाके उसको उसका दाम अच्छा मिल जाए।
तो इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फर्स्ट है, इस बिल के पास होने से अब किसान भाई अपनी फसल देश के किसी भी कोने में बिना किसी रुकावट के बेच सकते हैं, यानी किसान अपने क्षेत्र से बाहर किसी दूसरे क्षेत्र में जाके अपनी जो फसल है उसको बेच सकता है। नेक्स्ट है, इस बिल के माध्यम से किसान को सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से ज़्यादा मूल्य मिलने का अनुमान है कि ऐसा करने से हो सकता है किसान को प्रॉफिट हो, जो एमएसपी सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है उससे ज़्यादा मूल्य किसान को मिल जाए। अब ये एमएसपी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये एक प्रकार से फसल पे पहले से निर्धारित एक मूल्य है जिस पे सरकार फसल किसानों से खरीदती है। एमएसपी क्या है इसके बारे में लास्ट में अच्छी तरह से समझेंगे। नेक्स्ट है, इस बिल का जो कार्य है किसान को उसकी फसल को एपीएमसी मंडियों से बाहर बेचने की व्यवस्था करना है। यानी एपीएमसी क्या होता है, एपीएमसी वह मंडी होती है, वह जगह होती है जहाँ पे किसान अपनी फसल को बेचता है। एपीएमसी जो है राज्य सरकार के द्वारा गठित की जाती है। एपीएमसी के बारे में मैंने लास्ट में वीडियो में अच्छी तरह समझाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग और यातायात पर खर्च कम करने की बात कही गई है, यानी फसल की मार्केटिंग करना और फसल को के यातायात मतलब फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए किसान को जो खर्चा आएगा उसको कम करने की व्यवस्था भी इस बिल में बताई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, यानी द फार्मर एंड एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इस बिल में मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ कि इसको फार्मिंग एग्रीमेंट भी बोला जाता है। ये एक तरह का ऐसा एग्रीमेंट है जो किसानों के और प्राइवेट कंपनी के बीच में होगा। वो किस प्रकार होगा, फसल के उगाने से पहले कोई भी प्राइवेट कंपनी आके किसान के साथ समझौता कर सकती है कि वह आपकी फसल को खरीद सकती है। इसके लिए एक मूल्य तय किया जाता है, इसके द्वारा मूल्य तय किया जाएगा प्राइवेट कंपनी के और किसान के बीच में। इस मूल्य पर किसान जो है अपनी फसल तैयार होने के बाद उस कंपनी को बेच सकता है। ये जो एग्रीमेंट है मैक्सिमम 5 साल तक के लिए होता है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझ लेते हैं। यह बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है, यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिससे क्या कि व्यापारी कंपनियां, प्रसंस्करण इकाइयां, निर्यातकों को सीधा जोड़ा जाएगा। यानी ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनियों के बीच में और किसानों के बीच में। किसान अपनी फसल बुआई से पूर्व अपने दामों पर बेच सकेंगे। तो मतलब ये है कि किसान जो है निजी कंपनियों के साथ समझौता करके पहले से ही फसल का दाम निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसान को बाजारी कीमतों से हो रहे उतार चढ़ाव से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से किसान एक तरह से बेफिक्र होकर भी अपनी फसल उगा सकता है कि बाद में फसल का मूल्य कम होगा या ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, इसके माध्यम से किसानों को अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज सुनिश्चितता प्रदान की गई है। तो इस बिल के माध्यम से जब निजी कंपनियां कृषि क्षेत्र में आके निवेश करेगी, इन्वेस्ट करेगी, तो उससे क्या है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी। कृषि उपकरण यानी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो आएंगे वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उपलब्ध होंगे, और जो खाद्य बीज है वो भी एक हाई क्वालिटी के प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है, गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा व फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस बिल के आ जाने से हो सकता है किसानों को एक अच्छी क्वालिटी का बीज मिले, टेक्निकली उनको सपोर्ट किया जाएगा और फसल स्वास्थ्य की निगरानी भी रखी जाएगी। किसानों को ऋण की सुविधा भी मिलेगी और साथ के साथ उनकी जो फसल है उनकी फसल का बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा, ताकि कल को अगर प्राकृतिक आपदा के कारण किसान को फसल में नुकसान हो जाता है तो फसल बीमा के जरिए वो उसका कंपनसेशन ले सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, यानी कि द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ये जो विधेयक है ये 1955 में सरकार के द्वारा लागू किया गया है, और इस बिल में कुछ चेंजेस करके इसको दोबारा से पास किया गया है, दोबारा से इस बिल को लागू किया गया है। तो इसके क्या क्या पॉइंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यह बिल खाद्य सुरक्षा को देखते हुए भारतीय सरकार का अहम बिल है, जो कि बहुत पुराना कानून भी है। खाद्य सुरक्षा को देखते हुए भारतीय सरकार ने इस बिल में अमेंडमेंट किया है। यह बिल
पहले से लागू है, जिसको अमेंडमेंट करके दोबारा से लागू किया गया है। इसी वर्ष इसमें संशोधन के माध्यम से अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि को अत्यावश्यक वस्तु की सूची से हटाया गया है। यानी यहाँ पे जो फसलें दी गई है, अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू, हमारी जो असेंशियल कमोडिटीज़ है यानी आवश्यक वस्तु है, उनकी एक लिस्ट है, उससे इसको हटा दिया गया है इस बिल के माध्यम से। और इस तरह की वस्तु पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। और इस तरह से इसको सूची से हटा देने से इसमें जो है उसको भंडार करने की, उसकी स्टोरेज करने की जो एक लिमिट सरकार के द्वारा निर्धारित की गई थी, वो भी अब खत्म हो जाएगी। और क्या पॉइंट है इसके, वो भी देख लेते हैं कि इस बिल के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निवेश का माहौल बनाया गया है, जिससे बाजार में कंपटीशन भी बढ़ेगा व कृषि क्षेत्र में फसलों की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आएगा। तो इस बिल के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निवेश करने का माहौल बनाया गया है। उससे क्या है कि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा और फसलों की गुणवत्ता जो है, उनकी क्वालिटी जो है, उसमें भी काफ़ी सुधार हो सकता है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादों के भंडारण एवं प्रसंस्करण यानी स्टोरेज और प्रोसेसिंग की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, जिससे रोजगार भी पैदा होंगे। तो इस तरह से ये आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक बिल है, जिसमें कुछ वस्तुओं में संशोधन करके उनको एक असेंशियल लिस्ट से यानी एक आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर किया गया है। तो ये हमारे 3 कृषि विधेयक थे, जिसके बारे में आजकल ज़्यादा चर्चा में है। तो हम आगे पढ़ लेते हैं कि किसान इन बिलों को लेकर क्यों आंदोलन कर रहे हैं और उनके पीछे क्या मकसद है और वे सरकार से क्या मांगे चाहते हैं। तो इसको लेकर किसान भाई लगातार विरोध कर रहे हैं जब से बिल पास हुए हैं। तो हम पढ़ लेते हैं उनके पीछे क्या कारण है। इन तीन बिलों में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, इसके बाद से देश में किसानों का विरोध पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सहित कुछ राज्यों के चुनिंदा किसानों द्वारा किया जा रहा है। तो ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया जा रहा है। लगभग देश के हर कोने में भी इसका विरोध किया जा रहा है। दरअसल इन राज्यों में केंद्र व राज्य सरकारें किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की दर पर गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा खरीदती है, क्योंकि ये जो स्टेट है, इन राज्यों में जो है राज्य सरकारें और केंद्र सरकार किसानों से एमएसपी पर ज़्यादा गेहूं और चावल खरीदती है। क्यों खरीदती है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं और चावल की पैदावार बहुत होती है और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में 80% धान व 70% तक गेहूं सरकार ने खरीदा है। और ऐसे में बिल के खुले बाजार के प्रावधान के चलते किसानों को आशंका है कि सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म कर देगी और किसानों का सबसे बड़ा डर यही है। और किसानों को डर है कि निजी कंपनियां एमएसपी से भी कम दाम पर किसानों से उत्पाद खरीदेगी। तो थोड़ा मैं इसके बारे में विश्लेषण कर देता हूँ कि ये जो 3 बिल हैं उनका सबसे ज़्यादा विरोध उत्तरी भारत में किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे चावल और गेहूँ की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल सरकार के द्वारा इन्हीं राज्यों में खरीदा जाता है। तो किसानों का सबसे पहला डर ये है कि हो सकता है कि इन बिलों के ज़रिए केंद्र सरकार जो है एमएसपी को ख़त्म कर दे। एमएसपी के ख़त्म होने से जो किसान जो है उनकी फसलों को लेकर एक जो सुरक्षा है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किसानों के द्वारा किए जा रहे हैं। अब जो किसान जो विरोध कर रहे हैं उनकी क्या मांगे है वो भी हम देख लेते हैं कि किसान जो है आंदोलनकारी किसान संगठन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसानों का कहना कि ये तीनों बिल कृषि का निजीकरण करेंगे, क्योंकि इन बिल के आ जाने से कृषि क्षेत्र का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और इससे क्या है कि बड़े कारपोरेट व बड़े घरानों को ज़्यादा फायदा होगा। तो इसको लेकर भी किसानों का विरोध किया जा रहा है। और किसानों की ये मांग है कि किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम खत्म नहीं होगा, और इसके लिए चाहे तो सरकार अलग से एक विधेयक लेकर आ सकती है। साथ के साथ किसान संगठन जो है बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। सरकार बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण कर रही है, जिससे किसानों को सब्सिडी पर या फ्री बिजली सप्लाई की जो सुविधा है वो खत्म हो जाएगी। खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किसान इसी प्रावधान को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। फसल की कटाई के बाद जो अवशेष बच जाता है, किसान कई बार उसको खेत में जला देते हैं,
तो इसको लेकर भी एक कानून लागू किया गया है। अगर कोई किसान अपने अवशेष को खेत में जलाता है तो उसको 5 साल तक की जेल हो सकती है और उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। किसानों की ये मांग है कि इस तरह के प्रावधान को भी खत्म किया जाए। नेक्स्ट देख लेते क्या है इसके सरकार क्या बोलती है, वो क्या कहना चाहती है वो भी हम देख लेते हैं। इस बिल को लेके सरकार का जो पक्ष है वो भी हम देख लेते हैं कि किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। किसान सरकार का कहना है कि एमएसपी सिस्टम जो है वो जारी रहेगा, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित कानून राज्यों के कृषि उपज बाजार समिति कानूनों का अतिक्रमण नहीं करता है। वे सरकार ये कहती है, भारतीय सरकार ये कहती है कि जो एपीएमसी कानून है, एपीएमसी जो एक्ट है जिसके जरिए किसान जो अपनी फसल को सरकारी मंडियों में बेच देते हैं, उस तरह की मंडियों को ख़त्म नहीं किया जाएगा। यह विधेयक जो है यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसानों को मंडियों के नियमों के अधीन हुए बिना उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिल सके। यानी जो मूल्य उनको एपीएमसी मंडियों से मिलता है, हो सकता है कि प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करने से उनको और भी बेहतर मूल्य मिल सके। इन विधेयकों से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले और इससे क्या है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा और निजी निवेश के साथ ही कृषि क्षेत्र में मूलभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का कहना है कि इस तरह के बिल लाने से कृषि क्षेत्र का विकास होगा, उनकी जो बेसिक नीड है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वह पूरी होगी और साथ के साथ ऐसे सिस्टम लागू करने से देश के अंदर जो है रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो नेक्स्ट हमारा एमएसपी। अब हम पढ़ लेते हैं कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें क्या पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं कि आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में किसान इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि अगर किसी फसल का ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो जाता है तो उन्हें अच्छे दाम नहीं मिल सकेंगे। इस तरह से किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती थी और जिस कारण किसान उस समय आंदोलन करने लगे। ये आज़ादी के समय की बात है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उस टाइम पे ज़्यादातर हमारा देश जो है कृषि पर ही आधारित था। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर ही आधारित थी। किसान उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर किसान किसी फसल की ज़्यादा मात्रा में उगाई कर देता है या ज़्यादा मात्रा में किसी फसल का उत्पादन हो जाता है, उसको अगर मार्केट में अच्छे दाम नहीं मिले तो उससे उसको भारी नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से आज़ादी के बाद किसान लगातार आंदोलन करने लगे। तो इस आंदोलन के बाद जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1 अगस्त 1964 को एल.के. झा के नेतृत्व में एक समिति बनाई जिसका काम फसलों की कीमतें तय करना था। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1 अगस्त 1964 को एक समिति का गठन किया जिसका नेतृत्व एल.के. झा को दिया। उस समिति को गठन करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि एमएसपी एक्ट को लाया जाए जिसमें फसलों की एक कीमत तय की जाएगी। तो समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद 1966-67 में पहली बार गेहूं के लिए एमएसपी का ऐलान किया गया। इसके बाद से हर साल बुआई से पहले फसलों की एमएसपी घोषित कर देती है। तो इस प्रकार से एमएसपी लागू किया गया और सरकार जो है एमएसपी के जरिए फसल की बुआई से पहले ही फसल की जो एमएसपी है उसका जो मिनिमम प्राइस है जिसमें सरकार उस फसल को उगाने के बाद जो खरीदेगी उसको पहले से ही घोषित कर दिया जाता है। एमएसपी तय करने के बाद सरकार जो है स्थानीय सरकारी एजेंसियों के जरिए अनाज खरीदकर एफसीआई और नाफेड के पास उसका भंडारण करती है। एफसीआई और नाफेड ये सरकारी एजेंसियां हैं जो अनाज को किसानों से खरीद के स्टोर करके रखती है। और एफसीआई और नाफेड इसकी फुल फॉर्म भी आप यहाँ पे देख लेते हैं। एफसीआई की फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नाफेड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो एजेंसी है वे किसानों से अनाज को खरीदती है, उसका भंडारण करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फिर इन स्टोर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए किसान गरीबों तक सस्ते दामों में अनाज पहुंचाया जाता है। फिर इन स्टोर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए गरीबों तक सस्ते दामों में अनाज पहुंचाया जाता है। जो गरीब लोगों को जो अनाज बांटा जाता है वो सस्ते दामों में इस सिस्टम के जरिए दिया जाता है। तो सरकार भले ही 20 से ज़्यादा फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, लेकिन आमतौर पर सरकारी स्तर पर खरीद केवल गेहूं और धान की ही हो पाती है। तो सबसे ज़्यादा जो खरीद की जाती है वो केवल गेहूं और धान की होती है, क्योंकि इसको सरकार गरीबों में पीडीएस सिस्टम के जरिए बांट देती है। इसकी वजह यह है
कि गेहूं और धान को सरकार पीडीएस प्रणाली के तहत गरीबों को देती है, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये हमारा एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फसलों के लिए सरकार के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एपीएमसी, जिसको हम सरकारी मंडियाँ यानी अनाज मंडी भी बोला जाता है। तो एपीएमसी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी कृषि उपज बाजार समिति, और इसको अनाज मंडी भी बोल दिया जाता है या सिंपल मंडी भी बोल दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किसानों को उपज की सही या लाभकारी मूल्य नहीं मिलना सिर्फ आज की समस्या नहीं है। आज़ादी के बाद इस दिशा में अनेक प्रयास हुए। किसानों को कभी भी उसकी फसल का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाया है, कभी कभार हुआ तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर किसानों को नुकसान ही झेलना पड़ता है। और इस दिशा में शुरू से प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। उसके बाद 1970 के दशक में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट एपीएमसी एक्ट के तहत कृषि विपणन समितियां बनी थी और इसे इस शॉर्ट फॉर्म में एपीएमसी कहा जाता है। तो 1970 के दशक में सरकार ने एपीएमसी एक्ट लेकर आई, जिसके तहत एपीएमसी मंडियों का गठन किया गया, जिनको अनाज मंडी बोला जाता है, जहाँ पे किसान अपनी फसलों को जाके बेच देते हैं। नेक्स्ट है एपीएमसी कानून, यानी एपीएमसी एक्ट लागू होने के बाद कृषि बाजारों में व्यवस्था लाने और बिचौलियों के हाथों किसानों का शोषण करने की दिशा में सराहनीय काम हुए हैं। पहले क्या होता था कि किसान अपनी फसल को उगा के आड़तियों और जो बिचौलिए जो होते थे उनके जरिए अपनी फसल को बेचते थे, और ये जो बिचौलिए आड़ती जो होते थे ये बहुत ही कम कीमत पर फसलों को खरीद लेते थे और बहुत ही ज़्यादा कीमत पे बाज़ारों में और थोक विक्रेता को बेच देते थे। तो इस प्रकार से किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। अधिकांश राज्यों में पहले अपने एपीएमसी कानून होते थे, यानी राज्य ही एपीएमसी कानून पहले लागू करता था, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कानून आ जाने के बाद इसका असली मकसद पूरा हो सका नहीं हो पाया, ये गलत है। यानी एपीएमसी जो कानून है पहले राज्य सरकार के द्वारा गठित किया जाता था, तो अलग अलग राज्यों के फसलों के अलग अलग दाम होते थे, लेकिन जब से केंद्र सरकार ने केंद्र स्तर पर इस कानून को लागू किया है, तब से फसलों के दाम लगभग हर जगह से मिलते हैं। इस तरह की समितियाँ सुनिश्चित करती है कि लालची बिचौलिए किसानों को उनकी कृषि उपज की कम कीमत पे खरीद कर उसका शोषण न करे और बाद में उन्हें अधिक कीमत पर नहीं बेच पाए। यही इस एपीएमसी कानून का मकसद था, और यह थी हमारी एपीएमसी, जिसको अनाज मंडी भी बोल दिया जाता है, जहाँ पर किसान अपनी फसल ले जाके उचित दाम पर बेच सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और जो प्रोटेस्ट किसानों के द्वारा जो किए जा रहे हैं उसको लेकर भी इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो कृषि बिल है, 3 कृषि बिल थे जो 5 जून 2020 को एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश के जरिए भारतीय सरकार ने लागू किए थे। फिर इनको भारतीय सरकार ने पार्लियामेंट में संसद में 27 सितंबर 2020 को पास कराया था। ये जो बिल है ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा पेश किए गए थे, जो हमारे कृषि मंत्री है। किसान जो इस बिल को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो है उनका जो मेन कारण है वो यही है कि इस बिल के आ जाने से कई उनकी फसल का सही उचित मूल्य ना मिल पाए, यानी एक जो एमएसपी सरकार के द्वारा लागू किया गया है वो ख़त्म ना कर दिया जाए, और धीरे धीरे एपीएमसी मंडियाँ जहाँ पे एक सुरक्षा उनकी फसलों को प्रदान करती है वो भी ख़त्म ना हो जाए। उनकी मांग ये है या तो इन कानून को पूरी तरह से वापस लिया जाए, या एमएसपी और एपीएमसी जैसे सिस्टम है उनको ख़त्म न किया जाए। इसको सरकार या तो लिखित में दे या एक विधेयक के जरिए पास करे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल है जीके एजुकेट। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने ये एक चैनल चालू किया है, और इसमें मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज चालू की गई है, जिसको मैं लुसेंट जी के बुक से कवर कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं लुसेंट के हर सब्जेक्ट को कवर करूँगा। आप चाहे तो भारतीय अर्थव्यवस्था की उस सीरीज को मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, और साथ के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।